मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई हूँ, लेकिन तुम्हें पता है, मम्मा को मालूम हुआ तो वो मुझे जान से मार देंगी। वो सरगोशी में बात करती बेहद डरी हुई नजर आ रही थी और बार बार पीछे देख रही थी। वो इस वक्त मार्केट की सुनसान जगह पर मौजूद थी। जान, मोहब्बत को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, और फिर देखना, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो और मेरे साथ कांटेक्ट में रहो। उसने पैंट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर से सिगरेट सुलगाने लगा कि तभी रियाना ने उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक दी। मेरे सामने ये हरकत करने से बचा करो, जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग। उसने गुस्से से घूरा तो कार्तिकेय हंस पड़ा। जान, मैं तुम्हें शहद लगना चाहिए, जहर तो दूसरे लोग मुझे समझते हैं। वो मुस्कुराकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। ज़्यादा बातें मत बनाओ, अब मैं चलती हूँ। मेरी सास मेरे साथ हैं, उन्होंने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर कार्तिकेय के चेहरे पर नफरत के भाव उतर आए। मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा रियाना। उसने जाते जाते पलटकर उसे देखा। कार्तिकेय उसके जाने तक उसे देखता रहा। कहाँ रह गई थी? उसकी होने वाली सास ने सख्ती से पूछा। एक तो मार्केट में अच्छी खासी भीड़ थी, ऊपर से रियाना कहीं जाने का कहकर आधे घंटे बाद आ रही थी। बस मम्मी जी, वहाँ पर कुछ पसंद आया लेकिन बहुत महंगा दे रहा था, इसीलिए नहीं लिया, कभी और ले लूँगी, अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। उसकी बात सुनकर उसकी बहन और उसकी होने वाली सास ब्राइडल ड्रेस की शॉप पर चली गईं। रियाना ने बेदिली से शादी और रिसेप्शन का ड्रेस लिया, बाकी उसकी सास ने अपनी पसंद की चीज़ें ले लीं। रियाना के मंगेतर ने कहा था जो भी वो चीज़ पसंद करे उसे दिला देना, और उसकी सास ने भी इकलौते बेटे की बात मानकर हाथ हल्का नहीं रखा था। वो अपनी मर्जी की शॉपिंग करके अपनी सास को सी ऑफ करके अपने घर चली आई थी। शाम का अंधेरा उतरने लगा था। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। रियाना उठकर चारपाई पर गिर गई। मैं बहुत थक गई हूँ। वो 1 महीने से शॉपिंग कर रही थी और अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसकी बहन प्रिया ने पानी लाकर उसे दिया और मुस्कुराकर शॉपिंग देखने लगी। वो हर चीज़ निकाल कर वाव कर रही थी। इतने में उसका फ़ोन बजने लगा और कार्तिकेय का नंबर देखकर वो चुपचाप छत पर चली आई। अंधेरा फैलने लगा था, रोशनी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, और कार्तिकेय का नाम और कॉल देखकर रियाना के अंदर ताकत फिर से पैदा हुई थी। हाँ बोलो। वो फ़ोन कान से लगाए सीढ़ियों से झांककर नीचे देख रही थी कि कहीं कोई ऊपर ना आ जाए। शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा था। मैं तुम्हारे पीछे ही था और तुमने मुझे देखा तक नहीं। उसकी गुस्से से भरी आवाज़ कानों से टकराई तो रियाना ने जबान दांतों में दबाई थी। अच्छा, सासू माँ के साथ बिजी थी मैं, उनके सामने कह देती कि मैं आपके बेटे से नहीं किसी और से शादी करने वाली हूँ। वो भी गुस्से से अपना कंट्रोल खोने लगी थी। कह देती, एक बार में ही मामला आर पार हो जाता। उसने यूं कहा जैसे वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो। रहने दो, देखती हूँ मुझे शादी के मंडप से कैसे भगाते हो। वो उसे उकसा रही थी। कार्तिकेय भी उसके चिढ़ाने पर चिढ़ रहा था। देख लेना, मैं तुम्हें कैसे शादी से किडनैप करता हूँ। तुम्हारे पापा को मेरा रिश्ता नामंजूर था ना, अब मैं तुम्हें हासिल करके ही दम लूँगा रियाना। मैंने मोहब्बत की है, कोई फ्लर्ट नहीं किया कि आज किया और कल भूल गया। उसकी बात सुनकर रियाना मुस्कुराने लगी। उसे कार्तिकेय की बात पर बहुत मान था और उसकी बातें तो उसके दिल में एक सुकून सा भर देती थीं। अच्छा, अब मैं नीचे जा रही हूँ, सब आते होंगे, खाना भी लगाना है, कहकर वो फ़ोन बंद करके नीचे चली आई। प्रिया ने सारा सामान उठाकर उसकी अलमारी में रख दिया था और अब किचन में खड़ी खाना गर्म कर रही थी। उनके घर में 8 बजे तक खाना लग जाता था। सबके आते ही टेबल पर खाना रखा तो सबने एक साथ खाना खाया। खाने के बाद चाय पी किचन समेटने तक 9 बज चुके थे। रियाना अपने बिस्तर पर लेटी कार्तिकेय से मैसेज पर बात कर रही थी। इश्क की तलब कुछ ऐसी थी कि उससे बात करके रियाना कभी भी बोर नहीं होती थी। हमेशा उससे बात करने के बाद दिन और रात छोटे लगने लगते थे। रियाना ने मोबाइल उस वक्त छोड़ा जब उसकी आंखों ने खुलने से इनकार कर दिया था। कार्तिकेय उसे मैसेज करता रहा, फिर गुड नाइट का मैसेज करके उसने मोबाइल रख दिया। रियाना देख लो, शोभित कॉल कर रहा है, पूछ रहा है रिसेप्शन में किस पार्लर में बुकिंग करानी है। उसकी माँ ने आवाज़ लगाई। रियाना दोपहर का खाना बना रही थी। अपने मंगेतर की कॉल सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया था। रिसेप्शन होगा तभी तो ये साहब पार्लर लेकर जाएंगे, जब रिसेप्शन होना ही नहीं तो बेकार में बुकिंग का क्या मतलब है। प्रिया इशारे से उसे मशहूर पार्लर का नाम बता रही थी। रियाना को कोई ना कोई नाम तो बताना ही था, तो उसने वही नाम बता दिया।
वो उससे और भी बात करने के लिए बेचैन था, लेकिन रियाना ने काम का बहाना बनाकर जान छुड़ाई। शोभित समझा रियाना एक शर्मीली टाइप की लड़की है जिसकी वजह से वो बात करने से बचती है। असल में तो वो बात ही नहीं करना चाहती थी। कार्तिकेय के अलावा कोई उसे अच्छा ही कब लगता था। 3 दिन के बाद उसकी हल्दी थी। उसकी बहन उसकी हल्दी के दुपट्टे पर गोटा लगा रही थी। वो बहुत खुशी से ये काम कर रही थी, जबकि रियाना बोर सी शक्ल बनाए वो सूट देख रही थी। हल्दी होनी थी और उसे तैयार भी होना था। काश पापा कार्तिकेय के रिश्ते के लिए मान गए होते तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। वो बेदिली से उठकर खाना लगाने लगी। दोपहर के वक्त सब मार्केट जाने की तैयारी में थे। घर का कोना कोना वो सब मिलकर पहले ही चमका चुके थे। रियाना कमरे में आकर अपनी माँ के कहने पर सामान पैक करने लगी। दुल्हन से भी जाते जाते काम करवा रहे हैं आप लोग, वो बड़बड़ा रही थी जब उसकी माँ ने उसे एक चपत लगाई। घर की औरतों को काम करना पड़ता है, तुमने नौकर दिए हैं हमें काम करने के लिए। उसकी माँ ने अपना दुपट्टा लेते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर रह गई। उसे कम से कम बहस नहीं करनी थी, वरना वो गुस्से से कह देती कि मैं तो यहाँ से भाग जाने वाली हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग। उसने अपने गुस्से को काबू में ही रखा। 3 दिन गुजर गए जैसे आए ही नहीं थे। वहीं इन 3 दिनों में रियाना ने कार्तिकेय का जीना हराम कर रखा था। वो ऐसा इंतजाम करे कि पकड़े ना जाए, उसकी एक ही रट थी। उसका कहना था वरना वो उसे छोड़ेगी नहीं, और अगर शुभम से शादी हो गई तो वो खुदकशी कर लेगी। कार्तिकेय ने उसे बहुत समझाया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रियाना की जब हल्दी की रस्म हुई, उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। बस जल्द से जल्द वो कार्तिकेय के पास जाना चाहती थी। हल्दी की रात भी वो कार्तिकेय के साथ के ख्वाब सजाती रही। 2 दिन के गैप के बाद शादी का दिन भी आ पहुंचा। रियाना तैयार होने पार्लर चली गई। उसके साथ प्रिया भी थी। उसने मौका देखा और कार्तिकेय के साथ दुल्हन बनी बाइक पर बैठकर चली गई। उसकी बहन ने रियाना को ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं थी। प्रिया का दिल धक धक करने लगा। आखिर रियाना अभी तो यहीं थी, अब कहाँ चली गई। कुछ ही देर का गैप हुआ था। वो दोनों पार्लर से निकल कर आई थीं और रियाना ने कहा था मेरा बैग अंदर पार्लर में रह गया है, लेकर आओ। प्रिया उसके कहने पर पार्लर के अंदर चली गई थी। पार्लर के अंदर उसे 10 मिनट लग गए थे, क्योंकि बैग उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। बैग होता तभी तो मिलता। रियाना ने तो उसे बहाना बनाकर अंदर भेजा था। वो काफ़ी देर तक इधर उधर बैग ढूंढती रही, वहाँ की लड़कियों से भी पूछती रही, और जब बैग नहीं मिला तो 10 मिनट के बाद वो थक हार कर बाहर आई थी। लेकिन इतनी देर में ही रियाना पार्लर के बाहर से गायब थी। अब वो रियाना को इधर उधर ढूंढने के बाद बुरी तरह परेशान होकर रोने लगी थी और रोते हुए अपनी माँ को कॉल करने लगी। उसने साधना जी को बताया कि रियाना नहीं मिल रही है। वो बिल्कुल तैयार हो गई थी, हम घर के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। प्रिया की बात सुनकर साधना जी का हाथ दिल पर गया था। ये कैसी बातें कर रही हो प्रिया, आखिर वो दुल्हन बनी हुई कहाँ गायब हो सकती है। आसपास देखा, यहीं कहीं होगी। उसे भी बिल्कुल चैन नहीं है, देखो कहीं ना कहीं खड़ी गोलगप्पे या आइसक्रीम खा रही होगी। नहीं मम्मी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं भी नहीं है। साधना जी का दिल अनजाने अंदेशों से घबराने लगा था। उन्होंने तुरंत अपने पति विमल जी को पार्लर भेजा कि जाकर देखें आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो भी 2 घंटे वहां बैठकर आसपास की जगह देखकर लौट आए थे, जब किसी ने रास्ते में बताया कि एक दुल्हन बाइक पर एक लड़के के साथ गई है। विमल जी सब कुछ समझते चले गए। कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने कार्तिकेय का रिश्ता ठुकराया था। इसका मतलब उनकी बेटी उनकी नाक काट कर घर से भाग गई है। वो दिल पर हाथ रखकर बुरी तरह बैठते चले गए। बाप की खराब होती हालत देखकर प्रिया बुरी तरह घबराई थी और उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और सीधा अपने पापा को लेकर अस्पताल पहुंची थी। उनका दिल का दौरा पड़ गया था। रियाना के गायब होने की खबर सब जगह फैल चुकी थी। शुभम के घर वालों को भी रियाना के फरार होने का पता लग चुका था। उन लोगों ने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था। जब आपकी बेटी शादी से खुश नहीं थी तो ज़बरदस्ती शादी क्यों की थी, हमारी भी इज्जत का तमाशा बना दिया। शुभम के घर वालों ने अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया था। सब लोगों के सामने उन्हें जलील किया था। शुभम को भी बहुत दुख पहुंचा था रियाना की हरकत से, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। और फिर जब पार्लर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो सब कुछ क्लियर हो गया था। वो कार्तिकेय के साथ ही गई हुई थी अपनी मर्जी से। वो रियाना को लेकर एक सुनसान जगह पर आया था। तुम्हारा घर कहाँ है कार्तिकेय, वो बाइक से उतरते हुए पूछने लगी। मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, हमारा एक ही कमरा है।
उसकी बात सुनकर रियाना ने हैरानी से उसे देखा, जो अब सिगरेट सुलगा रहा था। साथ ही चोर नजरों से उसका होश उड़ा देने वाला हुस्न भी देख रहा था। रियाना ने उसे एक मुक्का जड़ा। मैं इसलिए भागकर आई हूँ कि तुम्हारे दोस्तों के साथ रहूं। वो गुस्से से सड़क पर बैठ गई। लाल रंग के लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अच्छा बाबा, चलो सबसे पहले तो किसी मंदिर में चलते हैं, शादी करेंगे, उसके बाद किसी अच्छी जगह पर लेकर चलूँगा। सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हें कमरे में एडजस्ट करूँगी। रियाना ने उसे खामोश देखकर गुस्से से चीख कर कहा। शादी वैसे इतनी आसानी से नहीं होती कार्तिकेय, उसके लिए पहले पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, शादी का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। यहाँ करीब में होटल है, वहाँ रूम बुक करवा लेते हैं। तुम्हें पहले वहाँ देख लिया तो लोग समझेंगे कि दुल्हन को किडनैप करके लाया हूँ। उसने रियाना का हाथ थाम कर कहा और जल्दी से सड़क की दूसरी तरफ चला गया। रियाना उसका इंतजार करने के लिए फुटपाथ पर बैठ गई। वो गर्दन झुकाए एक डंडी से कुछ बना रही थी। अचानक ही उसके सामने 4-5 लोगों के कदम दिखाई दिए। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस पर बिखर रही थी। वो रात के मंजर में सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। उसका दुल्हन का जोड़ा, सजा सजाया रूप, वो फुल दुल्हन के हुलिये में थी और चलते फिरते लोगों को रुकने पर मजबूर कर रही थी। अपनी शादी से भागकर आई है ये लड़की। 4 लड़के उसके सामने खड़े बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। तुम्हें क्या मतलब, अपने काम से काम रखो, रियाना ने मजबूत शब्दों में कहा। उसे इन चारों से डर महसूस हो रहा था और वैसे भी इस वक्त वो अकेली थी। कार्तिकेय भी न जाने किस तरफ निकल गया था। मतलब हम समझा देंगे आपको। शादी के बाद की एंजॉयमेंट हमारे साथ करके सारे मतलब समझ आ जाएंगे। वो उन चारों के शब्द सुनकर बुरी तरह कांप गई थी। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई मदद के लिए नजर नहीं आया। वो लहंगा हाथों में थामे बुरी तरह भागने लगी। उसने अपनी हील्स पहले ही उतार दी थीं। वो जितनी स्पीड से दौड़ सकती थी दौड़ रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन रुकना नहीं था। कार्तिकेय तक पहुंचने तक उसे भागना था। वो चारों भी उसके पीछे दौड़ते चले आ रहे थे और इसीलिए रियाना के कदम भी और तेज हो रहे थे। भागते भागते उसने एक बार मुड़कर देखा था। वो चारों अब भी उसके पीछे थे। अब उसे अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चारों उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। अचानक ही उसने काली चमचमाती गाड़ी को देखकर उसकी तरफ दौड़ लगा दी। देखिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए इन लोगों से जो मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो दुल्हन के रूप में भागती हुई गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। गाड़ी चल नहीं रही थी, एक तरफ खड़ी हुई थी और उस पर टेक लगाए एक मर्द खड़ा था और सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खुद को बचाने के लिए विनती करने लगी। उस आदमी ने जब उसे अपने सामने देखा तो सर से लेकर पांव तक गौर से घूरने लगा। फिर सिगरेट का एक गहरा कश लेकर उसे धुआं बनाकर हवा में छोड़ दिया और सिगरेट नीचे ज़मीन पर फेंककर जूते से मसल दिया। उसकी जलती जिंदगी ख़त्म कर दी और दोबारा से अपने सामने खड़ी दुल्हन को गौर से देखने लगा। फिर उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। इस होलिये में आवारागर्दी करोगी तो फिर लोग तुम्हारे पीछे आएंगे ही। उसने बिना किसी लिहाज के भरपूर तंज किया था। शब्द जहर में डूबे हुए थे। उसके अंदाज पर रियाना ने उसे गुस्से से घूरा। आगे कुछ कहते इससे पहले ही वो चारों लड़के उसके करीब आ गए थे। ए दुल्हन, इधर आ हमारे पास, उनमें से एक ने उसे आवाज़ लगाई। उसका भाग भागकर सांस उखड़ रहा था। ये दुल्हन तुम्हारी है? अब गाड़ी से टेक लगाए मर्द ने खुद को सीधा किया और दूसरी सिगरेट निकाल कर सुलगाई और उनकी तरफ देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। वो सब लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर अगले ही पल में खुद को अच्छी तरह संभाल चुके थे। नहीं, हमारी नहीं है, लेकिन जिसकी भी है हम इसे लेकर जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुल्हन से फ़ायदा उठाओगे? चलो, हम तुम्हें भी इंजॉय का मौका देंगे। तुम भी बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। अब चलो, पहले इसे हमारे हवाले करो, क्योंकि हमारी नज़र इस दुल्हन पर पहले पड़ी है। वो चारों जोरदार कहकहा लगा रहे थे। रियाना डर के मारे कभी उन चारों को देखती तो कभी उस अजनबी इंसान को। वो डरते हुए उसकी पीठ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई थी कि तभी उसे उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैं हिस्सों में काम नहीं करता। ये कहकर वो उनकी तरफ लपका और फिर किसी एक्शन मूवी के हीरो की तरह उन पर टूट पड़ा था। रियाना हैरत से मुंह पर हाथ रखकर उसे देख रही थी, जो चारों पर अकेला ही भारी था। कुछ ही देर में वो चारों लड़के सड़क पर पड़े बुरी तरह तड़प रहे थे।
फिर वो अपने कपड़े झाड़ता हुआ धीरे कदमों से रियाना की तरफ चला आया और वो चारों लड़के अब लड़खड़ाते हुए उठे और वहां से भागने लगे। उन्हें अपनी जिंदगी ज़्यादा प्यारी थी, लड़कियों का क्या है, जिंदगी में दोबारा आ जाएगी, यही सोचते हुए उन चारों ने अपनी जान बचाई थी, जबकि रियाना की जान में जान आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मुस्कुराकर कहा। वो अपनी आस्तीनें नीचे कर रहा था। उसके धन्यवाद कहने पर उसने एक नज़र उठाकर उस लड़की को देखा था जो ऐसे मुस्कुराकर आराम से धन्यवाद कर रही थी जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, तभी रियाना ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और एक बार फिर से आपका धन्यवाद। कार्तिकेय मुझे लेने आता ही होगा, मुझे वहाँ न देखकर वो परेशान हो जाएगा, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे उस जगह पर पहुँचना है। ये कहकर वो जाने लगी कि तभी उसने रियाना की कलाई थाम कर गाड़ी से उसकी कमर टिकाई थी। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। उसके इतना करीब आने पर रियाना का दिल धक धक करने लगा था। उसे अब गहराई से एहसास हुआ कि उसने गलत बंदे से मदद मांग ली थी। उसकी आंखों का ठंडापन रियाना के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ा चुका था। वो डर के मारे उस आदमी को खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन वो नाजुक सी और वो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर जिसने एक ही मिनट में उन चारों को धूल चटा दी थी, उसके धक्का देने के बावजूद भी अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला था। उसने उसकी आंखों में कांपते हुए देखा। उस आदमी की आंखें लाल हो रही थीं और उनमें अजीब सा भाव था जो रियाना को कांपने पर मजबूर कर रहा था। बहुत देर के बाद उस इंसान के होंठ धीरे से खुले थे। समझती क्या हो खुद को, सारे फैसले खुद कर लोगी, हाँ? पहले आती हो, मुझसे मदद मांगती हो और अब अचानक से खुद ही जाने लगी। मैंने इजाज़त नहीं दी है अभी तक तुम्हें जाने की, उसने रियाना के चेहरे पर बेहद करीब झुकते हुए कहा था। उसकी गर्म सांसों में रियाना झुलसने लगी थी और बुरी तरह कांपने लगी। ये क्या मतलब है आपकी बात का, वो सवाल करती हैरान हो रही थी। कार्तिकेय भी न जाने कहाँ चला गया था कि आकर ही नहीं दे रहा था। उसी के बलबूते पर वो आज यहाँ तक आई थी और वो तो होटल जाकर वहीं का हो गया था। मैं बगैर किसी मतलब के कोई काम नहीं करता, उसने रियाना के दूसरे हाथ की कलाई भी थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे, उसने उसे लालच देना चाहा, लेकिन वो जानती नहीं थी सामने खड़ा इंसान कौन है। उसकी पनाह में आने से पहले लोग 100 बार मरना पसंद करते हैं और रियाना ने गलत जगह मदद का दरवाज़ा खटखटाया था। तुम मेरी कीमत अदा करोगी, उसने उसके नरम होंठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा था और धीरे से अपनी उंगली से उसके होंठों की नरमी को महसूस भी कर गया। रियाना बुरी तरह कांप रही थी, उसके होंठ धीरे से हिले। देखिए, मैं आपकी कोई कीमत नहीं दे रही, आपने एक मजबूर लड़की की मदद की है, इसका सिला भगवान आपको ज़रूर देगा, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे जाने दीजिए, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। उसने अपनी कलाई छुड़वाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन नाकाम ठहरी। उसकी लोहे जैसी पकड़ में वो अपनी कलाई छुड़ाना तो दूर की बात, उसे अपनी जगह से एक इंच हटा भी नहीं सकी थी। जबकि उसकी नाकाम कोशिश देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही पल सिद्धार्थ ठाकुर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रियाना को अंदर पटक दिया। उसके हाथ में चाबी थी, उसने बटन दबाकर गाड़ी लॉक कर दी। रियाना संभलकर दरवाज़ा खोलती इससे पहले ही दरवाज़ा लॉक हो चुका था। वो बुरी तरह फंस चुकी थी, उसे अब अपने फरार की कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन अब उसे सिद्धार्थ ठाकुर से बचाने वाला कोई नहीं था। वो बाहर खड़ा एक और सिगरेट डिब्बी से निकाल कर उसे सुलगा रहा था और बड़े ही आराम से गाड़ी से टेक लगाए सिगरेट के गहरे गहरे कश लेकर उसका धुआं हवा में उड़ा रहा था। पीछे से रियाना बार बार चीख रही थी, दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ ठाकुर बड़े ही आराम से सिगरेट पीने में बिजी था और फिर पूरे आधे घंटे के बाद वो गाड़ी में जाकर बैठा था। रियाना भी गाड़ी का दरवाज़ा बजाते बजाते थक चुकी थी और अब अपना सर घुटनों में दिए दोनों हाथ रखकर सुबक सुबक कर रो रही थी। जब सिद्धार्थ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगा तो रियाना होश में आई थी। इतनी देर में वो गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करके गाड़ी में चाबी लगा रहा था कि तभी रियाना बिजली की फुर्ती से उठी और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले नाखून गाड़ दिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, उतारो मुझे गाड़ी से नीचे, मुझे कार्तिकेय के पास जाना है। उसने रोते हुए नाखून उसकी गर्दन में
गड़ाते हुए जिद्दी अंदाज में कहा, जबकि सिद्धार्थ पर उसके इन खरोंचों का कोई असर नहीं हुआ था। उसने आराम से पीछे मुड़कर देखा। रियाना को उसकी ठंडी निगाहों से डर महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। जिन्हें पाना होता है वो सीधे रास्ते से पाते हैं। बदनाम करके हमेशा वही लोग अपनाते हैं जो खुद बदनाम होते हैं। उसने ठंडे अंदाज में न जाने क्या कहा था कि रियाना को कुछ भी समझ न आया। वो तो बस पीछे मुड़ मुड़कर कार्तिकेय को देखने लगी। वो रोती हुई सीट की बैक से सिर टिका गई, जबकि सिद्धार्थ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। न जाने गाड़ी चलते कितनी देर हो चुकी थी। रियाना बिल्कुल खामोश हो गई थी। बस गाड़ी में उसकी सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। सिद्धार्थ मिरर से एक नज़र उस बेवकूफ़ लड़की पर डाल लेता और फिर दोबारा से अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगता। रियाना को उस इंसान से सख्त नफरत महसूस हो रही थी जो उसके किए कराए पर पानी फेर चुका था। रोते हुए उसने अपना सर गाड़ी की सीट से टिका दिया और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसके रोने और सिसकने की आवाज़ बंद हुई तो सिद्धार्थ ने मिरर से एक नज़र उसे देखा। वो सो चुकी थी। एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ ने साइड पर गाड़ी रोकी और फिर पीछे मुड़कर रियाना को गौर से देखने लगा। रोने की वजह से उसका पूरा मेकअप धुल चुका था, बाल बिखर चुके थे, दुपट्टा फिसलकर उसकी गोद में पड़ा था। फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सिद्धार्थ के होंठ भींच गए थे ये सोचकर कि वो घर से भागकर आई थी, अपनी शादी से भागकर आई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे जो अब सूख चुके थे। उसने एक आखिरी नज़र देखते हुए सांस खींची और दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी कई घंटे चलने के बाद एक सुनसान जगह पर रुकी। रियाना की आंख खुली तो देखा कि वो उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल रहा था। रियाना चुपचाप बाहर निकल आई, लेकिन उसके होंठों पर एक ही बात थी, मुझे कार्तिकेय के पास जाना है। रात का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था और वो आदमी भी अकेला था। ये सोचकर ही रियाना डर से थरथराने लगी थी। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। चली जाना, मैंने कब मना किया है, लेकिन पहले मेरी कीमत अदा करो। उसकी बात सुनकर रियाना ने अपने बाजू सीने पर कस लिए और उसकी हरकत देखते हुए वो हंस पड़ा। मैं रोज एक से एक हसीन लड़की से मिलता हूँ। तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए तरस जाऊं। वो उसके गालों को छूकर बोला था, जबकि रियाना ने नफरत से उसका हाथ झटक दिया था। फिर उन्हीं लड़कियों के पास जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए, उसने गाड़ी से निकलते हुए सख्ती से कहा और वहां से जाने लगी। कार्तिकेय का तो पता नहीं, लेकिन उन चारों जैसे बहुत से गिरोह यहाँ मौजूद हैं। सावधान रहना, किसी को सुहागरात का मौका न दे बैठना। उसकी बात सुनकर रियाना के कदम रुक गए। वो अपनी बात कहकर कॉटेज के अंदर बढ़ रहा था। रियाना ने अंधेरे में देखकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अंधेरे के। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई तो उसका दिल उछलकर गले में आ गया। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा। वो अब तक अपने कॉटेज का दरवाज़ा खोल रहा था। वो जल्दी से दौड़ती हुई उसके पीछे आई। सिद्धार्थ ने एक नज़र रियाना को देखा। उसके चेहरे की हवाइयाँ बता रही थीं कि वो डर चुकी है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई थामी और अंदर ले आया। रियाना आराम से उसके पीछे जा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में डर भी समाया हुआ था। वो खुद को सिद्धार्थ के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में शादी के हंगामे गूंजने लगे। इससे तो अच्छा था कि मैं शादी से भाग कर ही ना आती, कम से कम ये जिल्लत, ये रुसवाई तो सहनी ना पड़ती। वो डरी हुई नज़रों से बाहर की ओर देखने लगी। बाहर घुप अंधेरा था, बस कहीं कहीं दूर बिजली से जलते बल्ब टिमटिमा रहे थे। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर बह रही थीं और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? उसकी आवाज़ डर के मारे हल्के हल्के काँप रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्यों वो उसके साथ अंदर तक चली आई थी। हालांकि वो अंदर से ये सोचकर बुरी तरह घबरा रही थी कि वो एक अकेले जवान मर्द के साथ इस कॉटेज में मौजूद है। न जाने वो कैसा है और अब उसके साथ क्या करने वाला है। उसका सवाल सुनकर वो अचानक उसके सामने आकर रुका और उसकी बाहें मजबूती से थाम कर बोला, सवाल करने का वक्त गुजर चुका है, अब जो कहूँगा वही करोगी, समझी? कमरे के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी और बासी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर नमी के धब्बे थे, फर्श पर पैरों की आहट गूंज रही थी और दूर कहीं किसी बल्ब का जलना बुझना माहौल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी था। ये तुम्हारा कमरा है। वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर दाखिल होते हुए पीछे मुड़कर रियाना से बोला। दरवाजे पर लोहे के मोटे ताले और अंदर से लगने वाली चटकनी लगी थी।
वो अंदर दाखिल हुई तो एक पुराना सा बिस्तर, एक लकड़ी की मेज और एक छोटी खिड़की नजर आई जिस पर लोहे की सलाखें थीं। खिड़की से बाहर बस अंधेरा और टूटे फूटे गोदाम के हिस्से नजर आ रहे थे। मैं यहाँ क्यों रहूं? रियाना ने हिम्मत करके पूछा। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि वो उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। क्योंकि तुमने मुझसे मदद मांगी थी और मैं कभी भी मुफ्त में मदद नहीं करता। वो मुस्कुराकर उसके कान के झुमके पर उंगली मार गया जो जरा सी आहट से झूलने लगा था। मैं पैसे दे सकती थी तुम्हें, रियाना ने उसे घूरते हुए कहा और साथ ही कार्तिकेय के लिए परेशान भी हो रही थी। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, उसे ढूंढ रहा होगा। जब मैं नहीं मिली होंगी तो कितना परेशान हुआ होगा। रियाना की बात पर सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। पैसे? मुझे पैसों की भूख नहीं है लड़की, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारी मौजूदगी। उसका दिल एक पल को रुक सा गया। वो 2 कदम पीछे हटी थी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा कार्तिकेय। वो कार्तिकेय के लिए पागल हो चुकी थी। उसे बस कार्तिकेय की फिक्र खा जा रही थी। जबकि वो उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला, कार्तिकेय का नाम मत लो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। उसकी बात सुनकर रियाना ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए, जबकि वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। तुम हो कौन? वो डर से कांपती हुई आवाज में बोली। तुम मुझे नहीं जानती, मैं वो हूँ जो किसी को उसके बिल से भी निकाल सकता हूँ। भागने की कोशिश मत करना। पाताल में भी अगर छुपकर बैठ गई ना, तब भी मैं तुमसे अपनी मेहनत का बदला वसूल कर लूंगा। उसने गुस्से से उसका इरादा पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसे डरा कर रख दिया। अपनी बात कहकर वो बाहर चला गया था। उसके पीछे जोर से दरवाजा बंद हुआ। दरवाजे के आगे लंबे चौड़े पहरेदार खड़े थे। वे इतने ताकतवर थे कि उनकी एक चोट से ही रियाना उठने के काबिल न रहती। रात का खाना उसे मिल गया था, कपड़े भी बदलने को दिए गए थे। कमरा छोटा था लेकिन आरामदायक था। रियाना ने कपड़े बदलकर मुंह धो लिया। उसका मेकअप से साफ चेहरा निखर आया था। वो खाना खाने के बाद थोड़ी ताकत महसूस करने लगी थी और उसे फिर से कार्तिकेय का ख्याल आने लगा था। रात का आखिरी वक्त था। बाहर से हवा का शोर आ रहा था। वो खिड़की के करीब गई और सलाखों को परखने लगी। एक जगह थोड़ा सा खाली जगह था, इतना कि शायद हाथ निकल सके। अगर ये निकल जाए तो मैं बाहर जा सकती हूँ, वो धीरे से बड़बड़ाई कि तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से पीछे हटी, दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ, ऐसे जैसे कोई आंधी आई हो। क्या कर रही थी वहाँ? उसने रियाना से सख्त शब्दों में पूछा। ये लड़की सुधरने वालों में से नहीं है, वो धीरे से खुद से बड़बड़ाया था। मैं तो बस हवा ले रही थी। वो गर्दन पर हाथ फेर कर उसका जवाब सुनकर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से हंस पड़ा। यहाँ की हवा तुम्हें जितनी चाहिए मिलेगी, लेकिन भागने का सोचा तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि अब तुम्हें सांस भी लेनी है। उसके शब्दों में ऐसी ठंडी धमकी थी कि वो पल भर को खामोश हो गई। वो उसके चेहरे को गौर से देखता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा, जबकि वो दीवार से सटकर खड़ी हो गई। अपनी उंगली उसके गाल पर फिराते हुए उसके होंठों पर ले आया। बिना मेकअप के खूबसूरत लगती हो। अगर मैं तुम्हारे दूल्हे की जगह होता तो इसी सादगी में सुहागरात के कमरे तक ले जाता। ये सुनते ही रियाना के गाल लाल हो गए थे। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? जब से मिले हो गंदी बातें किए जा रहे हो। 1 नंबर के बदतमीज और पत्थर दिल इंसान हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम बीच में ना आते तो अब तक मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होती। तुम 1 नंबर के कमीने इंसान हो। एक तो रियाना को कार्तिकेय का गम था, ऊपर से सिद्धार्थ सिंघानिया की दिल जलाने वाली बातें। वो सारा गुस्सा सामने खड़े सिद्धार्थ पर उतारने लगी। गंदी बातें? ये गंदी बातें हैं? ये मेरा तजुर्बा है मैडम। अगर गंदी बातें की तो तुम होश में नहीं रहोगी। अभी तो बिना गंदी बातें किए ही तुम्हारे गाल टमाटर जैसे लाल हो गए हैं। अगर गंदी बातें की तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लाल हो जाओगी। वो हल्के से होंठ दबाते हुए शरारती मुस्कान आंखों में समेटे सिगरेट निकालता उसे सुलगा चुका था और उसका धुआं छोड़ता कमरे से जाने लगा। पीछे से रियाना उसकी शर्ट पकड़ चुकी थी। मुझे यहाँ रखकर क्या मिलेगा आपको? प्लीज़ मुझे जाने दो, उसने विनती की। उसका सर नींद की वजह से अब भी घूमने लगा था। सिद्धार्थ एक पल के लिए रुका, फिर उसकी तरफ घूमा। जिस लड़की के साथ तुम भाग रही थी, तुम जानती हो वो लड़का कैसा था? उसने उसकी कम अकली को देखते हुए पूछा। मैं उसे पूरे 3 सालों से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा है। उसने मेरे लिए रिश्ता भी भेजा था, लेकिन पापा को वो पसंद नहीं आया। बस कमियां निकाल दी उसमें कि अच्छे लोगों में नहीं बैठता, और रिश्ते से मना करके अपने जानने वालों में मेरा रिश्ता तय कर दिया।
अब आप ही बताइए, क्या मैं कोई बच्ची हूँ? अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती? वो गुस्से में हाथ नचा नचा कर अपने आप को 40-50 साल की तजुर्बेकार औरत साबित करना चाहती थी। हालांकि उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी और वो 3 सालों से उस लड़के के साथ इश्क लड़ा रही थी, यानी सिर्फ 17 साल की उम्र से। सिद्धार्थ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। वेरी गुड, तुमने तो बहुत ही महानता का काम किया है यार। 3 साल पहले से ही उस लड़के से इश्क लड़ा रही हो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 20 साल। रियाना सोचे समझे बिना जवाब देने लगी। अच्छा, और जब तुमने उससे इश्क लड़ाना शुरू किया था उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? तुम कच्ची उम्र में हो। इस उम्र में लड़कियां गलती कर जाती हैं। और अब खामोश होकर बैठो, मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़के का नाम न सुनूं। वो सख्ती से उसके कुछ भी बोलने से पहले अपनी बात कहकर उसे खामोश करवा गया था कि रियाना अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो पलटकर चला गया था और अपने आदमियों को कहा, हर आहट पर नज़र रखें। जबकि उसके जाते ही रियाना बिस्तर पर ढह गई थी। इतनी इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही सो गई। आज का दिन एक्शन से भरपूर जो रहा था उसके लिए। अगली सुबह 8 बजे सिद्धार्थ सिंघानिया उसे नाश्ता कराने आया था, लेकिन वो नींद में बेखबर बिस्तर पर पड़ी रही। उसके सोने का ये अंदाज देखकर सिद्धार्थ अपनी कनपटी मसल कर रह गया था। वो इस कदर आज़ादी से सो रही थी जैसे उसका खुद का कमरा हो। सिद्धार्थ ने एक नज़र दरवाजे पर खड़े अपने गार्ड को देखा, जो चोर नज़रों से अंदर लेटी रियाना को देख रहा था। अगले ही पल सिद्धार्थ ने गेट बंद कर दिया। उसने चादर खींचकर उसके ऊपर डाल दी और फिर गहरी सांस भरता हुआ नाश्ता वापस लेकर चला गया। अंदर तब तक नहीं जाना जब तक मैडम नाश्ता नहीं मांगती। उसने उन दोनों गार्ड्स को गुस्से से घूरते हुए बाहर की राह ली। उसे कुछ जरूरी काम भी निपटाने थे। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, एक गैंगस्टर था। उसके बहुत से दुश्मन और बहुत से दोस्त थे। वो स्मगलिंग और काले धंधों में बुरी तरह लिपटा था। रियाना को पता तक नहीं था कि वो कैसे बंदे के हाथ लग चुकी है। रियाना के उठ जाने और नाश्ते के लिए चीखने पर दरवाज़ा खुला। एक पहरेदार खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आया। ट्रे रखो और निकल जाओ, उसने सख्त अंदाज में हुक्म दिया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जैसे ही वो पहरेदार ट्रे रखने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा, वो बिजली की तेजी से लपक कर बाहर खुले दरवाजे की ओर भागी थी। राहदारी में उसके कदम गूंज रहे थे। दिल में बस एक ही दुआ थी कि किसी तरह बाहर निकल जाऊं। मगर 2 मोड़ के बाद ही 2 पहरेदार सामने आ गए। लड़की भागने न पाए, पकड़ो इसे, एक ने चीख कर कहा। वो पीछे मुड़ी, मगर तब तक एक मजबूत हाथ ने उसे जकड़ लिया, और पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था, सिद्धार्थ सिंघानिया, वही गैंगस्टर। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में खतरनाक चमक थी। वो 3 घंटे बाद ही वापस आ गया था। कुछ जरूरी सामान भूल गया था और तब उसने रियाना को भागते देख लिया था। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। लड़की अपनी पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मैंने वार्न किया था ना, यहाँ से भागना नहीं है। अब तुम्हें यहाँ से भागने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। उसने उसे घसीट कर वापस दूसरे कमरे में डाल दिया। वहाँ घुप अंधेरा था। उसे अपना आप भी नजर नहीं आ रहा था। अब तुम्हें बाहर का रास्ता सिर्फ मेरी इजाज़त से मिलेगा, और वो कभी नहीं मिलेगा। उसकी भारी आवाज़ दरवाजे के पार गूंजी थी। रिया के तो होश उड़ चुके थे। इस अंधेरे में वो बुरी तरह डर के मारे कांप रही थी। इससे तो अच्छा पहले वाला कमरा था, कम से कम उसमें रोशनी तो थी। अंधेरे में उसने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिए। बाहर निकालो मुझे, यहाँ से निकालो, मैं यहाँ अंधेरे में नहीं रुकना चाहती। मगर दरवाजे के उस पार अब बिल्कुल खामोशी थी। जब रियाना दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई तो अंधेरे में हाथों से टटोलते हुए थोड़ा पीछे हटी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस रुक चुकी थी। वो पत्थर बन गई, क्योंकि उसे अपने जिस्म पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ था। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। कोई चीज़ रेंगते हुए उसके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं आइंदा नहीं भागूंगी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बचाओ, यहाँ कुछ है। वो चिल्लाते हुए जल्दी से दरवाजे को पीटने लगी। उसकी चीखों और दरवाजे की थाप की गूंज सुनाई दे रही थी, मगर सिद्धार्थ अपने काम में ही व्यस्त था। तभी प्रमोद उसके पास किसी काम से आया था। किसी लड़की की चीखें सुनकर उसने हैरत से सिद्धार्थ की ओर देखा, मगर सिद्धार्थ नजरें चुराते हुए अपने काम में लगा रहा। सिद्धार्थ, कौन लड़की है? उसे बाहर निकालो, वो मर जाएगी। उसकी चीखें नहीं सुन रहे तुम? वो बहुत डरी हुई है।
प्रमोद डॉक्टर था और सिद्धार्थ का पुराना दोस्त भी। वो बेहद ईमानदार इंसान था, जबकि सिद्धार्थ के हर काम में बेईमानी थी। उसने दोबारा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है प्रमोद। मेरे पास जुर्म की सिर्फ सज़ा होती है। उसे समझ नहीं आता। कल से अब तक नाक में दम कर रखा है। सिद्धार्थ ने शराब का गिलास होंठों से लगाते हुए कहा। प्रमोद ने हैरत से उस पत्थर दिल इंसान को देखा। लड़की की दिल दहला देने वाली चीखें किसी का भी दिल पिघला सकती थीं, मगर सिद्धार्थ पर कोई भी असर नहीं था। पहली बार प्रमोद को उस पर गुस्सा आया था। उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के हाथ से गिलास छीनकर फेंक दिया। गलत काम कर रहे हो सिद्धार्थ, अभी भी वक्त है, इस रास्ते से पलट आओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। प्रमोद ने हमेशा की तरह उसे समझाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ हंस पड़ा। खुद को पुलिस के हवाले कर दूं, अपने सारे जुर्म कबूल कर लूं। वो नशे की हालत में जोर से हंसा। चुपचाप इस राह से निकल आओ सिद्धार्थ, पुलिस को उस मामले से दूर रखो, प्रमोद ने कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ फिर से हंसा। नामुमकिन। मगर तभी अचानक से चीखें दम तोड़ गईं। चीखों का रुक जाना मतलब कुछ गड़बड़ थी। प्रमोद और सिद्धार्थ ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर परेशानी और डर के भाव उभर आए थे। सबसे पहले सिद्धार्थ उठा और कमरे की ओर भागा। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सामने ही रियाना बेहोशी की हालत में पड़ी थी। वो फौरन आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये कमरा मुजरिमों के लिए बनाया गया था। यहाँ हमेशा गुप्त अंधेरा रहता था। रोशनी की एक किरण भी अंदर नहीं जाती थी। कमरे में अलग अलग तरह के रेंगने वाले कीड़े छोड़े गए थे। उनका जहर निकाला गया था। वे सिर्फ डराने के लिए थे, लेकिन जब भी इंसान पर रेंगने लगते तो इंसान पागल होने लगता था। रियाना का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो पसीने से भीगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गाल पर खरोंचों के निशान थे। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ एक पल को डर गया था। प्रमोद ने भी अफसोस से उसकी तरफ देखा। नाजुक सी लड़की इतनी बड़ी सजा कैसे सह पाती। सिद्धार्थ जल्दी से रियाना को लेकर बाहर आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने प्रमोद की तरफ देखा। होठों से कुछ नहीं कहा, मगर आंखों में साफ विनती थी, इस लड़की को चेक करो। प्रमोद सिद्धार्थ को घूरता हुआ रियाना की तरफ बढ़ा और उसकी मरहम पट्टी कर दी। कौन है ये लड़की? अपना काम खत्म करने के बाद वो सिद्धार्थ के सामने खड़ा हुआ गुस्से से पूछने लगा। अपने गलत काम में इस मासूम को फंसाओगे? वो सख्ती से सिद्धार्थ से जवाब मांग रहा था। नहीं यार, बस थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए लाया हूँ, फिर इसे इसके कार्तिकेय के पास छोड़ दूंगा। वो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका था, क्योंकि रियाना की तरफ से बेफिक्र था। कुछ ही देर में उसे होश आ जाता। उसके कहकहा लगाकर कहने पर प्रमोद ने अफसोस से गर्दन हिलाई। सुधर जा, अभी भी वक्त है। प्रमोद ने दोबारा से हजारों बार की हुई नसीहत को दोबारा दोहराया था, लेकिन सामने वाले को परवाह कहाँ थी। चल यार, खाना खाकर जाना। सिद्धार्थ प्रमोद की बात को अनसुना करते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग रूम में ले आया था और अपने नौकर को खाना लगाने का ऑर्डर दे दिया। रात को वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। उसे होश आया तो उसने आसपास नज़र घुमाकर देखा था। कमरा रोशनी से भरा, साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत था। वो एक नरम मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी, गुस्सा और डर था। पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला था, उसे कुछ नहीं पता था। और ये इंसान आखिर था कौन? क्या मैं कभी यहाँ से निकल सकूंगी? क्या कार्तिकेय मुझे ढूंढ पाएगा, या मैं हमेशा के लिए इसी आदमी की कैद में रह जाऊंगी? वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी हर कोशिश अब बेकार है, मगर उसके अंदर हार मानने का कोई इरादा नहीं था। आज जो हुआ उसके बाद रियाना भी जिद पर आ गई थी। या तो जान से जाएगी या फिर वो यहाँ से बाहर निकलेगी। उसका पूरा वजूद अभी तक कांप रहा था। अंधेरे कमरे की वो खौफनाक मंजर याद आते ही वो डर के मारे लरज कर रह गई थी। लगातार चीखने की वजह से उसका गला सूख कर दुखने लगा था, यहाँ तक कि उसका गला सूज गया था। खाना भी नहीं खाया गया था। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था, किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी, जबकि सिद्धार्थ खाना खाने के बाद शराब के नशे में धुत होकर अपने कमरे में गहरी नींद में पड़ा हुआ था। मैं निकलूंगी यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके इरादे खतरनाक थे। अगर वो गैंगस्टर था तो रियाना भी घर से भागी हुई लड़की थी। एक बार भागकर उसमें हिम्मत आ गई थी, अब वो कहीं से भी भागने की हिम्मत पैदा कर सकती थी। उसने अपने गले पर हाथ रखा। उसका गला बहुत दर्द कर रहा था। अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी।
और धीरे धीरे दिन ढलने भी लगा था। सिद्धार्थ को अब रियाना का होश आया। उसने गार्ड से रियाना के बारे में पूछा तो गार्ड ने बताया कि वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रही, ना ही सुबह से कुछ खाया है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने गुस्से से गार्ड को घूरा और उसके मुंह पर एक मुक्का मारा और अपने पास मौजूद चाबी से लॉक खोलने लगा। लॉक खोलने की आवाज़ पर रियाना सतर्क हुई थी। वो पहले से ही सारा प्लान बना चुकी थी। जैसे ही वो अंदर आया, रियाना ने उसके सर पर कुछ मारा था। वो करहा कर 2 कदम पीछे हुआ। फिर संभल कर उसने रियाना को अपनी मजबूत पकड़ में कसकर थाम लिया। उसके हाथ में मौजूद एक भारी बांस जो उसने झटक कर फेंक दिया। उस भारी वस्तु से रियाना ने उस पर हमला किया था। बेबी, ऐसी कोशिश करके खुद को तकलीफ ना दो। उसका पाला पहली बार ऐसी सख्त तबीयत लड़की से पड़ा था। अगर कोई और होती तो इस वक्त तक उसके पाँव में पड़ी गिड़गिड़ा रही होती। और शायद इसीलिए सिद्धार्थ सिंघानिया को भी मजा आ रहा था कि उसे उसके लेबल का कोई मिला था। तुमने नशा किया हुआ है? बड़ी मुश्किल से रियाना ने अपने दुखते गले पर हाथ रखकर अपनी बात पूरी की थी। उसकी हरकत पर सिद्धार्थ चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, मैं नशा करता हूँ। पहले ये बताओ तुम्हारे गले को क्या हुआ? उसकी आंखों में परेशानी के भाव चमकने लगे थे। उसे खुद नहीं पता था जिसको वो एडवेंचर का नाम दे रहा था, असल में वो मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी जो आगे जाकर उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली थी। जबकि उसके सवाल पर रियाना कुछ नहीं बोली, नफरत और गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। 1 मिनट रुको, मैं अभी प्रमोद को बुलाता हूँ। उसने रियाना को अपनी पकड़ में लेते हुए पॉकेट से फ़ोन निकाला और रियाना की कंडीशन प्रमोद को बताने लगा। कुछ ही देर के बाद प्रमोद वहाँ हाजिर था। ये वक्त से दवा लोगी तो जल्दी ही गले के अंदर का जख्म ठीक हो जाएगा। उसने रियाना को समझाया। प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जाएं। बेहद मुश्किल से उसने ये बात डॉक्टर प्रमोद से कही थी, इतने धीरे से कि सिद्धार्थ सुन न सके। जबकि प्रमोद चौंकते हुए उस लड़की की ओर देखने लगा। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। मेरे 10 कान हैं जिन्हें आम इंसान देख नहीं सकते। कितने भी धीरे बात कर लो, मैं सुन लेता हूँ। उसके बाद रियाना की आंखों से 2 आंसू निकल पड़े, जबकि प्रमोद ने अफसोस से रियाना को देखा था। उसे ये बात अच्छे से मालूम थी, ये लड़की कभी भी अपनी मर्जी से सिद्धार्थ सिंघानिया की कैद से निकल नहीं सकती, क्योंकि सिद्धार्थ सिंघानिया कोई आम गैंगस्टर नहीं था। प्रमोद रियाना के कंधे पर हल्की सी थपकी देता हुआ कमरे से चला गया। जबकि प्रमोद के जाते ही सिद्धार्थ ने उसको मेडिसिन दी और खाना खिलाया। पता नहीं क्यों वो बुरा इंसान होकर भी उसका ख्याल रख रहा था और रियाना को हैरत हो रही थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो रियाना को जाने नहीं दे रहा था। और ना ही उसने अब तक उसके साथ कुछ गलत किया था, और ना ही उसकी किसी भी हरकत से रियाना को ये लगा था कि वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। धीरे धीरे करके पूरा हफ्ता गुजर गया था। इस बीच एक बार रियाना ने उसकी सिगरेट उसके मुंह से छीन कर पाँव से मसल दी और कहा, मेरे सामने ये सिगरेट मत पिया करो, मुझे एलर्जी है। और उस दिन के बाद से रियाना हैरान रह गई। उसने उसे सिगरेट पीते नहीं देखा था। रियाना ने उसे कई बार जाने के लिए कहा तो वो उसे ठंडी नज़रों से घूरने लगता। उसने तय कर लिया था वो एक बार फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। कुछ दिन और गुजर गए थे। वो खामोश नजर आती थी। सिद्धार्थ उसे देखकर सोचता, न जाने इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, जबकि वो अंदर से किसी मौके की तलाश में थी। एक दिन उसने देखा कि पहरेदार किसी बात में उलझे हुए थे। वो गेट पर नहीं खड़े थे और वो जल्दी से खिड़की के पास गई और जूते के फीते से सलाख को खोलने लगी। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक सलाख ढीली होने लगी थी। हाँ, बस थोड़ा सा और, वो धीरे धीरे बोल रही थी। माथे पर पसीना भी चमकने लगा था और उसकी कोशिश कामयाब हो गई थी। वो मुस्कुराकर देखती सलाखों को हटाकर कूदने का सोच ही रही थी, मगर तभी अचानक कमरे में एक साया सा पड़ा। वो चौंक उठी। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था, हाथ बांधे, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। जबकि रियाना उसे देखकर अपनी जगह पत्थर की बन गई थी। वो धीरे से उसके करीब आया, उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और सलाख वापस अपनी जगह पर लगा दी। रियाना को अब होश आया था। होश में आते ही वो गुस्से से पागल होने लगी। गुस्से में वो सिद्धार्थ का मुंह नोचना चाहती थी, जबकि सिद्धार्थ ने कसकर उसका हाथ अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। चेहरा बेहद उसके करीब ले गया। गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ता हुआ वो उसके कान में सरगोशी कर गया। कितनी बार कहा है, तुम्हारी हर कोशिश नाकाम रहेगी। जबकि उसके मुंह से उठने वाली बदबू के झोंके रियाना को बेहोश करने के लिए काफ़ी थे।
उसने जैसे तैसे खुद को संभाल कर सिद्धार्थ को दूर धक्का देने की कोशिश की। ड्रिंक मत किया करो, रियाना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जबकि वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। मेरी परवाह क्यों करती हो? मैं तो एक बुरा इंसान हूँ। मेरे मर जाने की दुआ किया करो। वो उसका हाथ अपने दिल पर रखते हुए बोला। रियाना को उसके दिल की धड़कन अपने हाथों पर सुनाई देने लगी। परवाह तो हम जानवरों की भी करते हैं, उनके मरने की दुआएं नहीं मांगते। फिर तुम तो इंसान हो। उसके रूखे से जवाब पर सिद्धार्थ का दिल एक पल के लिए सिमट गया था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगा। अगले ही पल उसने रियाना के माथे पर चमकते पानी के कतरे अपने हथेली से साफ कर दिए और फिर उसे छोड़कर चला गया। रियाना वहीं खड़ी काफ़ी देर तक उसे जाता देखती रही और फिर धम से बिस्तर पर बैठ गई। पता नहीं उसकी कितनी पैनी नज़र थी रियाना पर, जरा सी हरकत करती और उसे पता चल जाता था। सिद्धार्थ ने कार्तिकेय का पता मालूम करने के लिए अपने आदमी लगा दिए थे और फिर कुछ ही दिन में कार्तिकेय का पता मालूम हो गया था। इस बीच रियाना को सिद्धार्थ के साथ रहते हुए पूरे 2 महीने हो गए थे। उसने रियाना की आंखों में कार्तिकेय के लिए बहुत मोहब्बत देखी थी और उसने फैसला कर लिया था, लेकिन इस फैसले पर दिल राजी नहीं होता था। उसने गहरी सांस ली और शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। रियाना किचन की तरफ आई थी। जब उसे सोफे पर बैठा देखा तो उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसे नशे में धुत देखकर डर से आंखें फैल गईं। तुम फिर से शराब पी रहे हो? वो उसकी तरफ बढ़कर आई थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। नशे में लोग क्या क्या कर जाते हैं, उसने ऐसा सुना था। मेरे पास इसके अलावा कोई नहीं है, एक जख्मी सी हंसी हंसकर बोला था। वो पूरी तरह नशे में था। तुम्हारा दोस्त वो डॉक्टर प्रमोद है ना, उससे अपने दुख तकलीफ शेयर कर लिया करो। पता नहीं क्यों वो बेहद नरम शब्दों में उसे मशवरा दे रही थी। उसके खुद के बीवी बच्चे हैं, उसे तकलीफ नहीं दे सकता। वो बंद होती आंखों से बोला और फिर बड़बड़ाते हुए वहीं सोफे पर सो गया। तो रियाना उसे काफ़ी देर तक देखती रही। वो चेहरे से बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं लगता था। चेहरे पर मासूमियत थी, खूबसूरत नैन नक्श, हल्की सांवली रंगत, बॉडी बिल्डर जैसा मजबूत कद काठी। वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था, लेकिन उसके गलत काम को याद करते ही रियाना का मुंह कड़वा हो गया। पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि वो कमरे से एक चादर उठाकर लाई और उसके ऊपर डाल दी। वो पलटने लगी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास रह लो। वो नशे में समझ रहा था कि रियाना कार्तिकेय के पास जा रही है और इसीलिए वो उसे रोकने लगा, जबकि रियाना ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और रिमोट से एसी की कूलिंग कम करने लगी। तभी अचानक उसे कार्तिकेय का ख्याल आ गया। न जाने वो कैसा होगा। उसे अपने घर वालों की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी कार्तिकेय की थी। वो वहीं सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और फिर बैठे बैठे वहीं सो गई। सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसे अपने सोफे पर सोता हुआ देखकर हैरान रह गया। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने सामने पड़ी शराब की बोतल देखी और सर थाम लिया। कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन याद करने के बावजूद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका सर घूम रहा था। उसने नींबू वाला पानी पिया तो कुछ सुकून हुआ। रियाना भी उठ गई थी। जब हैंगओवर इतना ज़्यादा हो जाता है तो इस मुसीबत को पीना ज़रूरी है क्या? उसने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। तुम्हारे आने से ज़िंदगी कुछ नहीं बल्कि बहुत अच्छी हो गई है। नशा इसका नहीं चढ़ता मुझे, नशा तो किसी और का है। वो उसके पास जाते हुए धीरे से बोला, जबकि रियाना ने बुरा सा मुंह बनाया और फ्रेश होने चली गई। जब वापस आई तो नाश्ता तैयार था। शाम में तैयार रहना, कहीं जाना है, उसने कहा तो रियाना हैरान रह गई। कहाँ? उसकी आवाज़ में जोश था। एक जगह जहाँ से तुम भाग सकती हो, वो धीरे से मुस्कुराकर बोला। रियाना ने कंधे उचकाए, जैसे मैं कौन सा भागने वाली हूँ। अच्छा ये बताओ क्या पहनूं? वो नहीं जानती थी कहाँ जाना है, इसलिए उससे पूछने लगी। वो चेहरा उठाकर उसे देखने लगा, फिर आंखों में शरारत नाचने लगी। कहो तो चेंज भी मैं ही करवा दूं। वो उसके लाल गाल देखकर दिल ही दिल में हंस पड़ा। बेशरम इंसान हो तुम, बिल्कुल। इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। कहीं भी जाना हो बस अच्छी लगना, और किया। वो कंधे उचकाकर कमरे में जाकर अपने लिए ड्रेस देखने लगी। उसने अपने मन में प्लान बना लिया था कि किसी न किसी तरह सिद्धार्थ को गुमराह करके भाग जाएगी। शाम को 7 बजे वो उसे लेकर एक होटल में पहुंचा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर की साड़ी और रेड कलर का क्लच हाथ में थामे वो उसे लिए टेबल पर पहुंचा। बैठ जाओ, कुर्सी खींचकर उसे बिठाया।
वो मुस्कुराकर बैठ गई और रोशनी में नहाए होटल को देखने लगी। उसने इतना महंगा होटल पहले कभी नहीं देखा था कि तभी अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने दूर से ही कार्तिकेय आता हुआ दिखाई दिया। वो एकदम खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर फैली खुशी देखी। उसके अंदर तक उदासियां उतरने लगी थीं, जबकि कार्तिकेय करीब आकर संजीदगी से उसके सामने बैठ गया। उसने रियाना को देखकर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। कैसे हो? खुशी से चहकती हुई रियाना ने बुरा माने बिना पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, वो हल्के गुस्से से बोला। उसे समझ नहीं आया वो गुस्सा किस बात पर है। क्या तुम हम दोनों को एक करने के लिए लाए हो? उसने बेहद हैरानगी से सिद्धार्थ से सवाल किया और सिद्धार्थ ने सर हिलाकर हाँ कर दी। अब हम शादी कर सकते हैं कार्तिकेय, उसने मुस्कुराते शर्मीले अंदाज में कहा, जबकि वो उसे गुस्से से घूरने लगा। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। तुम इस शख्स के साथ 2 महीने से हो। मुझे क्या मालूम तुमने इसके साथ क्या क्या वक्त गुजारे हैं। इसे खुश करके अब मेरे पास आ रही हो। वो गुस्से में हर हद पार करता हुआ रियाना पर इल्ज़ाम लगा रहा था और रियाना एकदम हक्का बक्का रह गई। कार्तिक आगे बोला, तुम मेरे साथ 3 साल से कांटेक्ट में हो। मेरे साथ न जाने और किस किस के साथ भी कांटेक्ट में रही होगी। मैं हमेशा से चाहता था मेरी जिससे शादी हो उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, वो सिर्फ मेरे लिए हो। तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हें घर से भगा कर ले आया था। हालांकि मेरा रिश्ता तो तय हो चुका था और अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। उसने बड़े ही आराम से रियाना के सर पर बम फोड़ा था। सिद्धार्थ ने रियाना के चेहरे की ओर देखा। वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी छोड़कर आई, अपना घर छोड़ दिया, बदनाम हुई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। वो उठकर खड़ी हुई। कार्तिकेय ने सर ना में हिलाया। घटिया मैं नहीं, घटिया तो तुम हो, जो एक लड़के के कहने पर घर से भाग निकली। वो कुछ और कहता कि तभी सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर एक घूंसा रख दिया और कार्तिकेय लड़खड़ाकर दूर गिरा था। वो दूसरा घूंसा कार्तिकेय की तरफ रखने के लिए बढ़ा था कि रियाना बीच में आ गई। सिद्धार्थ रुक गया। रियाना की आंखों में आंसू थे। वो 2 महीने से इस इंसान के साथ रह रही थी, लेकिन इसने आज तक कभी उसके ऊपर गंदी नज़र नहीं डाली थी और न उसके अतीत को लेकर उसके ऊपर कोई कीचड़ उछाला था। उसके होंठ धीरे से हिले थे। सिद्धार्थ, मुझसे शादी करोगे? और सिद्धार्थ हैरान हुआ था। अभी कर लूँगा, इजाज़त तो दो। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी, जबकि रियाना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और फिर उसका हाथ थाम कर होटल से बाहर निकल आई और फिर बड़े ही सुकून से चलते हुए उसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ चुकी थी। मैं एक गैंगस्टर हूँ, बुरा आदमी हूँ, फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। हाँ, क्योंकि तुम जो अंदर हो वही बाहर से देखते हो, इसीलिए। वरना यहाँ अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हैं। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे। सिद्धार्थ ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया और उसके गुलाबी लबों को अपने लबों से छू लिया, जैसे अपनी रजामंदी दे दी हो। रियाना, मैं कब से इन पलों के लिए बेचैन हूँ, उसने प्यार से रियाना की आंखों में देखते हुए कहा। रियाना के पूरे शरीर में कंपन हुआ था। सिद्धार्थ के छूते ही वो उससे दूर हटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से पहले मुझे छूने की? वो गुस्से से बोली। हिम्मत की बात मत करो, हिम्मत तो बहुत है, लेकिन बस मैं तो इंतजार में था उन पलों का कि कब तुम अपने इन होठों से मोहब्बत का इजहार करो, वरना चाहता तो पहले ही तुम्हारे साथ सब कुछ कर लेता। उसकी आंखों में चमकती शरारत देखकर रियाना शर्म से लाल हुई थी। जब तक दोनों घर पहुंचे शादी का इंतजाम हो चुका था। उनके आते ही शादी की रस्में शुरू हो गईं और फिर कुछ ही देर में वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। सबके जाने के बाद वो उसके करीब आया था तो रियाना ने नज़रें उठाकर उसे देखा। तुम्हें पता है ना, मैं कार्तिकेय से मोहब्बत करती थी। तुम्हें कबूल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी आंखों में चमकते जज्बात के रंग देखकर रियाना ने जल्दी से कहा तो वो हंस पड़ा। बेफिक्र रहो, 2 महीने में कुछ नहीं किया तो तुम्हारी इजाज़त के बिना अब भी कुछ नहीं करूँगा, उसने रियाना के माथे को अपने होठों से छूते हुए कहा। वो आंखें बंद किए आंसू बहाने लगी। अब वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे। अक्सर रात को सिद्धार्थ उसे खींचकर अपने सीने में भींच लेता, उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छू लेता, उसके माथे पर अपने होंठ रखता। रियाना कुछ न कहती। एक दिन उसने प्रमोद को सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी में घर बुला लिया। काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहे और फिर प्रमोद चला गया।
उस रात सिद्धार्थ देर से घर लौटा था। उसने हमेशा की तरह रियाना के माथे पर अपने होंठ रखे, लेकिन वो बुखार से तप रही थी। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। उसने तुरंत प्रमोद को कॉल करके अर्जेंट बुलाया। प्रमोद ने आते ही बुखार कम करने की दवा दी और कहा कुछ टेस्ट करवा लेना। अगली सुबह ही रियाना के इनकार पर टेस्ट कराने के लिए उसे हॉस्पिटल ले गया और रिपोर्ट देखकर उसे झटका लगा। रियाना को लास्ट स्टेज की बीमारी थी। उसके पास कुछ ही महीनों का वक्त था। और ये सुनकर सिद्धार्थ बुरी तरह रो पड़ा। प्रमोद उसे कितनी ही देर तक समझाता रहा। घर आकर भी रियाना की तबीयत खराब रही थी। वो भीगी आंखों से उसे देखता हुआ उसकी देखभाल करता रहा। सिद्धार्थ, रियाना के होंठ धीरे से हिले। जी मेरी जान। वो एकदम से उसके सामने आया था। मेरे मरने के बाद सारे बुरे काम छोड़ देना। उसने हाथ थामकर सिद्धार्थ से विनती की थी। मैं अभी से सब काम छोड़ रहा हूँ रियाना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। रियाना ने मोहब्बत से उसकी आंखें चूम लीं। मेरी आखिरी सांस लेने से पहले साबित कर देना सिद्धार्थ कि तुमने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। तो सिद्धार्थ ने रोते हुए सर हाँ में हिला दिया। दूसरे ही सुबह हेडलाइंस चल रही थी कि मशहूर गैंगस्टर का कत्ल हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये फेक न्यूज़ दुश्मनों की वजह से चलाई गई थी ताकि सिद्धार्थ के काम छोड़ने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो और वो कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करे। वो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गया। रियाना की बीमारी का सुनकर उसने हर गलत काम छोड़ दिया था। रियाना भी अपने घर वालों के लिए मर चुकी थी। रियाना नए घर में सिद्धार्थ की नई सेटिंग को देखते हुए मुस्कुराकर कदम बढ़ा गई और पीछे से उसे थाम लिया। उसकी नरम धड़कनें अपनी पीठ पर महसूस करते हुए सिद्धार्थ के जज्बात मचल उठे थे, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने पीछे होते हुए रियाना को अपनी बाहों में समेट लिया। अगर तुम बीमार न होती तो आज तुम्हें पक्का खा जाता। वो उसे शिकायती नज़रों से देखते हुए बोला और उसके गाल पर दांत गाड़ दिए। तो खा जाओ, मैं कौन सा बीमार हूँ। वो मुस्कुराकर उसे नया सरप्राइज दे रही थी। 1 महीने पहले जब उसने प्रमोद को सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी में घर बुलाया था। प्रमोद भाई, सच सच बताना, सिद्धार्थ सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है? आपसे। आपको पहली नज़र में देखकर मोहब्बत करने लगा था वो, लेकिन कहता था मैं गुनहगार हूँ, आपकी जैसी लड़की को डिज़र्व नहीं करता। मेरे पास एक प्लान है प्रमोद भाई, हमें सिद्धार्थ को आम इंसान बनाना है, इस काली दुनिया से निकाल कर लाना है। मुझे ऐसी दवा दो कि मेरा बुखार बढ़े, फिर टेस्ट करवाने को कहो, फिर कोई बड़ी बीमारी बताना और फिर मैं उसे ब्लैकमेल करूँगी अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। वो सारे बुरे काम छोड़ देगा। मैंने कोशिश की है पहले भी, लेकिन वो नहीं मानता। उसका प्लान सुनकर प्रमोद हंसा था और फिर उसका साथ दिया, जिस वजह से वो दोनों आज सिद्धार्थ को नॉर्मल दुनिया में लाने में कामयाब हो गए थे। ये सच्चाई सुनकर सिद्धार्थ बुरी तरह हैरान हुआ था, गुस्सा भी हुआ। तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी, कितना रोया था मैं, कितनी रातों तड़पा हूँ, और तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ दी। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक सुकून उतर गया था कि रियाना बिल्कुल ठीक है। उसने गहराई से सोचा तो उसे ये सब गलत नहीं लगा। रियाना बाहर थी जबकि सिद्धार्थ नाराज़गी दिखाते हुए कमरे के अंदर जाकर बंद हो गया था और अब रियाना उदास बैठी कितनी ही देर से उदास नज़रों से सिद्धार्थ के बंद कमरे को देख रही थी। और तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला था। सिद्धार्थ उसके करीब आया, नाराज़गी से उसे देखते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया, मुझे इतनी तकलीफ़ दी है तुमने तो तुम्हारी सज़ा तो बनती है। आज की रात ऐसी सज़ा दूंगा कि पूरी ज़िंदगी मुझे तकलीफ़ देने का नहीं सोचोगी। जबकि रियाना उसकी आंखों में मचलते जज्बात के रंग देखकर लाल पड़ गई थी। सिद्धार्थ ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया, गुस्से से उसे बेड पर लिटाते हुए उसका दुपट्टा अलग रख दिया। उसके होंठों पर झुकते हुए पिछले 4 महीने की तड़प उसके नरम होंठों पर निकालता चला गया। कुछ देर के बाद उसे अलग हुआ और फिर नाराज़गी से बोला, आज इजाज़त नहीं लूँगा, अपनी मनमानी करूँगा। कहते हुए उसने उसे जबकि रियाना के होंठ धीरे से हिले थे। ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं भी कब से इन खूबसूरत पलों के लिए तरस रही हूँ। और रियाना के होंठों से ये सुनते ही वो बुरी तरह मदहोश हुआ था। अपने होंठों का स्पर्श उसके वजूद पर बिखेरने लगा। वो सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी भूल चुका था। रियाना को बाहों में समेटते हुए वो पूरी तरह उसके वजूद पर बादल बनकर छा गया। उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी, जहाँ न जुर्म था न ज़बरदस्ती, बस एक प्यार भरा रिश्ता था।
तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।